आज हम लोग महीने की 60,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी क्लोज करते हैं। 3 लाख प्रॉपर्टी पोस्ट हो रही है नो ब्रोकर के ऊपर। रोज़ हर महीने 6 से 7 लाख नए कस्टमर आ रहे हैं, 12 से 13 लाख पुराने कस्टमर आ रहे हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 15 से 20 लाख कस्टमर हम लोग हर महीने सर्व कर रहे हैं। अभी तक 11,000 करोड़ रुपए की ब्रोकरेज बचा चुके हैं। जो चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, बहुत तेज़ी से नीचे आती है। तो जो भी काम करना है ना, इंडिया के अंदर एक तो प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है, हज़ारों ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम लोग सफ़र कर रहे हैं। कोई एक जेन्युइन कस्टमर प्रॉब्लम पकड़ो और उसको सॉल्व करो। 2019 में 2 राउंड में हमने 120 मिलियन रेस किया। उसके बाद 2021 के अंदर हमने 210 मिलियन रेस किया और अभी थोड़े दिन पहले गूगल से थोड़ा सा पैसा लिया था, क्योंकि फिर हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट, बिजनेस मॉडल, वो सब सेट हो गया था। क्या है दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ दोस्तकास्ट में। मेरा नाम है विनम्र कसाना। हम आ रहे हैं आपके पास लाइव प्रसारण करते हुए। लाइव नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, फ्रॉम इंदिरा नगर बेंगलोर। और आज हमारे पॉडकास्ट पे एक ऐसे शख्स आए हैं जिनकी कंपनी ने, जो मशहूर स्टार्टअप में जार्गन में बोलते हैं, यूनिकॉर्न वाला स्टेटस पार कर लिया, यानी कि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार हो गई। अखिल गुप्ता, CTO एंड को फाउंडर ऑफ नो ब्रोकर, एक ऐसी कंपनी जो बोलते हैं ब्रोकर भाई तू हमें नहीं चाहिए, ब्रोकर बहन तू हमें नहीं चाहिए। कंज्यूमर को या टेनेंट को या लैंडलॉर्ड को हम डायरेक्टली एम्पावर करेंगे, साथ में मिलाएंगे और उसका टेक बनाएंगे। इनसेन कॉन्वर्सेशन। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने किसी घर के इंसान से बात कर रहा हूँ। इस तरह के एंटरप्रेन्योर आपको बड़ी रेयरली मिलते हैं। इतनी बड़ी कंपनी बना लेते हैं, बेयर बोन्स इनका फंडा क्लियर रहता है, हंसी मजाक करते हैं, ट्विटर पे थ्रेड नहीं लिखते, और ऐसी ऐसी क्रेजी इनसाइट्स कंपनी बनाने के लिए इंडिया के रियल एस्टेट स्पेस को अगर किसी ने सक्सेसफुली डिसरप्ट करा है तो नो ब्रोकर ने करा है। मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरा इंटेंट इन पॉडकास्ट का ये है कि अब जैसे मैं खुद भी दोस्तकास्ट को नेक्स्ट लेवल पे स्केल कर रहा हूँ, आई वांट टू मीट मोर एंटरप्रेन्योर्स, मोर फाउंडर्स, देखने के लिए कि हाउ डू दे ऑपरेट। आपको एक झलक दे दूँ नंबर्स की। 335 करोड़, बस ये नंबर छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाकी आप समझ जाना। रियल एस्टेट में पैसा है, रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी में, द राइट वर्ड इज प्रॉप टेक में और भी पैसा है। एंड दिस इज़ अ कॉन्वर्सेशन जो पूरी तरह से हिंदी में है। तो हमारे इतने भाई बहन देश में देख रहे हैं जो बोलते हैं यार आप एंटरप्रेन्योर वाले पॉडकास्ट है, वैसे पॉडकास्ट हिंदी में करा करो, आपके लिए हम लेके आ चुके हैं द एपिसोड विद को फाउंडर एंड CTO ऑफ नो ब्रोकर। बिगिन इन 3, 2, 1। जैसे मैं 2019 में एज अ युवक मैं बॉम्बे में गया कि अपनी कुछ बनाऊंगा, अपना कोई हस्ती बनाऊंगा। तो बॉम्बे के ब्रोकर्स के साथ मेरा थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। माने कि स्कूटी पे पीछे बैठ के जाता था देखने के लिए। और अब पता नहीं, देखो हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। जस्ट बिकॉज मैं नो ब्रोकर में आया हूँ तो मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रोकरों की निंदा करूँगा, पर वो एक्सपीरियंस ना, अगर आपको थोड़ी बहुत स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है, बड़ा हॉस्टाइल रहता है। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परचेसिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, जिनको डील नहीं करना अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, वो लोग नो ब्रोकर पे आ सकते हैं। यही आपका हाइपोथेसिस था जब आपने शुरू करा था? एक तो ये हाइपोथेसिस था, पर साथ में अगर आप देखोगे ना, आपका थोड़ा रियल एस्टेट बैकग्राउंड है, करेक्ट? पापा ने किया है तो आपको पता है कैसे डील किया जाता है, बात की जाती है। और ब्रोकर भी जब समझ जाता है ना कि सामने वाला बंदा थोड़ा स्मार्ट है, तो चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल करते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग, मैं खुद राजस्थान से हूँ, अमित सौरभ यूपी से हैं, एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं होता ब्रोकर के साथ में, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? पैसा कब मिलेगा? जब डील हो जाएगी। डील कब होगी? जब आप और ओनर दोनों पसंद कर लो जल्दी से जल्दी। और पैसा कम नहीं है, एक महीने दोनों साइड से। अगर बॉम्बे में आप जब देख रहे हो तो 50-60 हज़ार रुपये का घर, 1 लाख रुपए अगर आप एक डील में बना लो, तो वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी डील क्लोज हो। और जल्दी से जल्दी डील क्लोज होने के लिए बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में भी नहीं है। प्रॉपर्टी जैसी है वैसी है, पानी आता है नहीं आता है, जो भी कुछ है वो फैक्ट है। बट उनको डील क्लोज करनी है तो वो झूठ बोलते हैं। अब वो झूठ बोलते हैं और फिर चीज़ों को पुश करते हैं। अब बॉम्बे जैसे शहर में तो 11 महीने बाद फिर से आ जाते हैं ब्रोकरेज लेने। बोलते हैं आपको घर दिलाया था हमने। आप लोग, अरे मेरी और ओनर की बात हो गई, हमने बात कर ली, हम रिन्यू कर लेंगे। रिकरिंग बाय लॉ है ये? कोई लॉ तो है ही नहीं। ब्रोकर तो एंटिटी नहीं है जो रिकग्नाइज्ड है गवर्नमेंट से। तो ब्रोकर इज़ अ प्योर प्ले इंफॉर्मेशन एसिमेट्री वाला बिजनेस चल रहा है। और अब 11 महीने बाद आप क्यों दोगे पैसा? नहीं दोगे, बट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो गुंडागर्दी करते हैं। तो अब वो डरा के धमका के, आपके दिल्ली वाले केस में मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट 8, 9, 10, वहाँ पे जब लोग रहते थे तो बोले यार हमें तो मिल गया घर, डायरेक्ट मिल गया। बोला नहीं, इस एरिया का तो मैं ब्रोकर हूँ, आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। बोले अरे कैसे दे देंगे, लोग तो होते ही हैं ना अपने नॉर्थ में, तो फिर भी थोड़ा अपन भिड़ लेते हैं।
तो बोलता अच्छा मत दो, ऑफिस तो जाओगे, आपके बीवी बच्चे तो घर पे अकेले रहते हैं। इतना बुरा सीन था। तो ये है। और ये जब मैं खुद घर ढूंढ रहा था, मेरी शादी हो रही थी, तब मैं घर ढूंढने निकला ब्रोकर का फ़ोन आया ऑफिस में, सर ये बहुत बढ़िया, आपको कोरमंगला में प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मतलब कोरमंगला में फ्लैट मिल जाना इटसेल्फ, क्योंकि है ही नहीं कोरमंगला इंदिरा नगर HSR में। ठीक है बढ़िया है सर, बढ़िया 2 BHK है, ये है, आप आ जाओ। एक कोनी सी जगह में लेके गया, छत के ऊपर बना हुआ था कमरा, बरसाती टाइप का। तो सर बढ़िया तो है। तो जो एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि इन्हें सर्विस देनी नहीं है, इन्हें पैसा चाहिए जल्दी जल्दी, वो एकदम ही ब्रोकन है। और हमारा, मेरा, अमित का, सौरभ का, तीनों का कभी ना कभी ख़राब एक्सपीरियंस रहा ही है ब्रोकर के साथ में। तो फिर हमने कहा, तो सौरभ तो बॉम्बे में रहते थे, तो सौरभ को तो 2007 में ही पेन हो गया था, तो उन्होंने डोमेन बुक करके रख ली थी nobroker.in। फिर मुझे भी एक्सपीरियंस ख़राब हुआ। फिर 2013 में मैं, सौरभ बैठे हुए क्या थे, मैं सोच रहा था क्या करना है, पक गया था थोड़ा बड़ी कंपनी में काम कर करके, सोचा MBA कर ले। और सौरभ तो अब एक अपनी कंपनी चलाते थे, 4 फाउंटेन स्पा, तो वो आते रहते थे बैंगलोर। तो हम ऐसे बैठे थे, तो उन्होंने कहा यार ऐसा कर सकते हैं, मेरे पास डोमेन है NoBroker। अरे यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये तो मतलब डेफिनेटली करने लायक है, क्योंकि तब तक हमने इंटरनेट से दुनिया चेंज होती हुई देखी है खुद ने, हमने तो एक्सपीरियंस करी है। सन 2000 में जब हम IIT बॉम्बे गए, तो हमारे हॉस्टल के रूम के अंदर वायर खींच के इंटरनेट लगा दिया गया फाइबर का। फिर हमने कंप्यूटर खरीदा, और उस पर जब कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्ट किया, तो आपने देखा दुनिया आपके सामने आ गई। पहले मॉडेम यूज करते थे? नहीं, फाइबर कनेक्शन IIT उस टाइम बॉम्बे के अंदर 2000। फाइबर तो अब मिलता है फाइबर हमारे रूम के अंदर, फाइबर सीधा फाइबर आ रहा है, और स्पीड की कोई कमी नहीं। अब लड़के लोग क्या यूज़ करते थे, मैसेंजर, पूरी दुनिया में आप चैट कर सकते हो। आप काउंटर स्ट्राइक खेलते थे, मतलब काउंटर स्ट्राइक तो फिर भी लाइन पे खेल लेते थे, क्योंकि वो तो पूरा IIT कनेक्टेड था। बट फिर इंटरनेट से ये पता लगा कैसे कनेक्ट हो गए, क्योंकि सन 2000, 2001, 2002 में हमें घर जाना होता था गर्मियों में छुट्टी पे, ट्रेन ही होती थी। कितनी ट्रेन चलती है दिल्ली बॉम्बे के बीच में, तब तो चुनिंदा आई थिंक दिन की 5 या 6 ट्रेन चलती थी। एक ट्रेन में कितने लोग आ जाएंगे आपके, और पूरा बॉम्बे जा रहा है उस रूट पे, तो टिकट कराने पड़ते थे 2-2 महीने पहले। तो हम जाते थे कांजूरमार्ग रेलवे स्टेशन, वहाँ से एक फॉर्म भरते थे स्टूडेंट डिस्काउंट वाला, फिर जाते थे CST, वहाँ पे वो फॉर्म देते थे, रात भर खड़े होते थे कि तत्काल खुलेगा तब बुक करा लेंगे। साइट से ब्रोकर आता था, सारे टिकट करा के ले जाता था। कम से कम 2 या 3 बार हमारे साथ दिमाग ख़राब हो गया। बट फिर IRCTC आ गया। ऐसे ही मूवी की टिकट घाटकोपर में श्रेयास करके सिनेमा हॉल है, उसको टिकट ब्लैकर जो होते हैं वो बेचते हैं। तो खाली पड़ी है मूवी, ठीक है, बट वो बंदा बोलेगा कि हाउसफुल है। अब बाहर एक बंदा आएगा, एक का दो 35 रुपए की टिकट हुआ करती थी, वो 70 रुपए में मिलता था। हमेशा साकेत में भी ऐसे होता था। PVR साकेत में भी ऐसे होता था दिल्ली में। PVR तो बहुत बाद में आए हैं, तब तक हम तो उससे पहले 2000 है। तो मतलब श्रेयास इज लाइक इट्स नॉट ए मल्टी स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन के जो टिपिकल थिएटर होते हैं ना, उस टाइप का है। बट फिर बुक माई शो आ गया। जब 2004 की बात है, बुक माई शो में एक बार हम लोग बैठे, हमने देखा यार ये वेबसाइट ओपन किया, ये तो बॉम्बे के सारे थिएटर दिखा रहा है, और सारी अवेलेबल आपको टिकट दिखा रहा है, और आप सीट भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं जहन में था। तो जब सौरभ ने ये बोला कि यार NoBroker में हम ये चीज़ प्रॉपर्टीज़ के लिए करते हैं, तो लॉजिकली इट मेड कंप्लीट सेंस कि यार आदमी की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि आदमी, अगर आप मान लो दिल्ली के एक लोकल एरिया का, आपका जो भी कनॉट प्लेस वाला एरिया है, उस पर अगर आपको घर चाहिए, मान लो मैं बैंगलोर से मूव कर रहा हूँ, कैसे ढूंढूंगा मैं घर? मैं गूगल पे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, पहले उस ब्रोकर को ढूंढूं, या फिर लोकल वहाँ पे किसी बंदे को बोलूँगी यार किसी ब्रोकर से, किसी दुकान में बैठ जाऊँ जहाँ बंदा बैठा हुआ है। मैं बैंगलोर में हूँ। हाँ, तो पहले तो ये होता था, लोग जाते थे, एक ट्रिप मारते थे कि भैया मैं जाऊँगा, एरिया देखूँगा, किसी से बात करूँगा, घर ढूंढूंगा, फिर शिफ्ट। बट इंटरनेट से NoBroker से आप यहाँ बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप तो US में बैठे हो, आपको दिल्ली में होना है, आप बढ़िया अपने घर देखो क्या अवेलेबल है, आजू बाजू की सारी डिटेल्स देखो, ओनर से बात करो, घर बुक करो। फिर भी मतलब फिजिकल विजिट जैसे नहीं होता, तो इंसान को, कई लोगों को ऐसा ना वहम रहता है कि जब तक मैंने देखा नहीं मैं कैसे असेस करूँ। अब ऐप पे जाते हो, कुछ देखो, फोटोज भी कुछ जगह नहीं दिखती, फिर क्या करे आदमी? नहीं, फिजिकल विजिट लगती है। देखो ऐसा नहीं है नहीं लगती, फिजिकल विजिट किस जगह पर नहीं लगेगी। जैसे बैंगलोर में मैं रहता हूँ, मुझे पता है आदर्श फार्म रिट्रीट करके अपार्टमेंट है, मैं वहाँ पे 50 बार गया हुआ हूँ, मेरे दोस्त रहते हैं सब, वहाँ पे घर आया, मुझे पता है, तो मैंने क्लोज कर लिया।
फर्स्ट टाइम अगर मैं कोई भी जगह ले रहा हूँ ना, डेफिनेटली विजिट लगेगी। मैं उस विजिट की बात कर रहा हूँ कि आपको स्काउट करने के लिए, एरिया समझने के लिए एक बार विजिट करना पड़ा, मतलब वो सब जो एक सर्च है वो ख़त्म हो जाएगी। अब क्या करते हैं लोग, अब घर ढूंढते हैं। यहाँ से मुझे दिल्ली में 10 घर 5 घर जो भी हैं शॉर्टलिस्ट करूँगा, ट्रिप बनाऊँगा एक, उन 4-5 ओनर से बात करूँगा, जो भी घर पसंद आएगा हाथों हाथ डील क्लोज करके वापस आ जाऊँ। तो वो एक ट्रिप कम हो गई है, ट्रिप नहीं कम होगी, मतलब फिजिकल तो बेवकूफ़ी होगी अगर मैं बोल दूंगी यार नो ब्रोकर पे आके आप है ना बटन क्लिक करके और घर खरीद लोगे। वो अभी नहीं होता है। तो ये इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसा भी रहा कि जहाँ मैं उसको नो ब्रोकर को और अदर ऐप्स यूज़ करने वाला था। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि मैंने जब सिलेक्ट करना शुरू करा घर, फिर हम पहले घर देख रहे थे, फिर हम कमर्शियल स्पेस देख रहे थे अपने ऑफिस बनाने के लिए, फिर हम बहुत चीज़ देखते रहे, फिर हम गनचक्कर हो गए कि क्या क्या देखें हम। जब हम देख रहे थे तो उस टाइम पे क्या होता है ना, आपको ऑप्शन होता है कि कॉन्टैक्ट ओनर और आपकी डिटेल चली जाती हैं फिर अगली पार्टी को, या जो ब्रोकर उसको मैनेज कर रहा होता है। सिर्फ ओनर, ब्रोकर होता ही नहीं है नो ब्रोकर पे, तो वो सामने वाला ओनर ही है। नहीं, मैं नो ब्रोकर की बात नहीं कर रहा, मैं अन्य कंपीटिंग ऐप्स की बात कर रहा हूँ, अन्य कंपीटिंग ऐप्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें सिर्फ ब्रोकर के पास जाती है। तो क्या हुआ कि बाई चांस मेरा नंबर उस पर चला गया। अब मेरे को हर रोज़ फ़ोन आए, और अगर मैं बोलूँ कि अभी मैं, अब जैसे आपको अब कहीं खाना खा रहे हो के साथ बैठ के और कोई फ़ोन आ जाता है, भाई आप ऐसा देख रहे थे आपको चाहिए, तो मेरे को बड़े हॉस्टाइल तरीके से बात करें। मैंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए। आपने फिर आपने क्वेरी क्यों डाली? तो मेरे को डांट रहा है अगला, क्या एक बंदे ने बोला बेवकूफ़ आदमी, पागल आदमी बोला मेरे को। तो मैंने कहा इतनी जलीली सहने के लिए तो नहीं करूँगा इससे। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, मेरा डिस्पाइट रियल एस्टेट बैकग्राउंड, मैंने भी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, आदमी क्या करता है, फितर होती है कि जैसे ऐप पे सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हैं, ऐसे उस पर चल इस घर को सिलेक्ट करता हूँ, इस घर को करता हूँ, देखूंगा कभी जाके, अभी ऐसे करता हूँ। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा रहा मेरा। वो है, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने जब नो ब्रोकर स्टार्ट किया, नाम ही बोलता है विदाउट ब्रोकर है, बट हमने कहा हम कभी ब्रोकर के साथ काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो एक एंटिटी है ये एकदम ही मिसट्रस्ट क्रिएट करने वाली एंटिटी। आप इस हाइपोथेसिस में यकीन करते हो? बिल्कुल। आप 2-4% ब्रोकर होंगे देश के अंदर जो बहुत अच्छे होंगे, जो हम चाहते हैं कि एक्चुअल में वो सर्विस दें, बट वो काम करेंगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए की रेंट की प्रॉपर्टी की। हाँ, सीरियस बायर्स ओनली। वो एकदम सीरियस रेंटर, सीरियस बायर्स, सूडो, मतलब दे आर लाइक हाईली एजुकेटेड, दे आर गुड ब्रोकर्स। बट देखो इंडिया, जो हम अभी बात कर रहे थे, भारत 3 लाख 4 लाख रुपए की रेंट की प्रॉपर्टी के अंदर नहीं रहता है ना। भारत रहता है 10,000 12,000 15,000 20,000 के लिए, और वहाँ पे जो ब्रोकर उससे डील करेगा वो उसी तरीके का आदमी निकलता है। तो ये तो आप किसी भी साइट पे चल जाओ हमारे कंपटीशन पे, जहाँ पे ब्रोकर अलाउड है, आपको लिस्टिंग्स मिलेंगी ऐसे, जैसे आप मान लो एक प्रॉपर्टी है जिसकी एक्चुअल रेंट है 25,000 रुपये, आपको मिलेगी एक प्रॉपर्टी 22,000 रुपये की, एक मिलेगी 28,000 रुपये की, सेम प्रॉपर्टी। करेक्ट। क्यों? 22,000 वाली प्रॉपर्टी आप देखोगे एज अ टेनेंट, अरे यार इस बिल्डिंग में 22,000 रुपये प्रॉपर्टी मिल रही है, इस पर तो मुझे कनेक्ट करना ही चाहिए। आपको भले ही अंदर पता होगा कि ट्राई तो करके देख लेता हूँ। ओनर जो देख रहा है बोलेगा अरे मेरे को 23-24,000 रुपये मिलता है 28,000 रुपये में, कौन से ब्रोकर ने डाली, जरा इससे बात करता हूँ। उसे बोलते हैं क्लिक बेट। और जैसा कि आपने बोला, आपने एक बार बटन दबा दिया, आपका नंबर उस बंदे के पास चला गया और आपने उससे डीलिंग की, बेवकूफ़ आदमी है क्या? तो वो वाली साइकिल है जो नो ब्रोकर तोड़ रहा है। फिर भी उसके बाद जैसे कई बार ऐसा होता होगा, मान लो भाई आपने किसी ओनर से कनेक्ट करा दिया, वहाँ पे लिस्टेड प्राइस है 28,000 रुपये, ठीक है, क्या पता बंदा मुकर जाए, फिर आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्या करते हो? देखिए प्रॉपर्टी ओनर की है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बना दिया, हमने गाइड कर दिया ओनर को, ठीक है। अब नो ब्रोकर ने आज तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर सर्व किया है, 1 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी पोस्ट करी है, हमारे पास हर प्रॉपर्टी का रेंटल का बाय सेल का डेटा है। तो आप प्रॉपर्टी पोस्ट कर रहे हो ना, हम आपको बता देते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का रेंज इतना होगा। रेंज बताते हो आप? रेंट का रेंज एज अपोज्ड टू एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिवली तो डिसाइड किया नहीं जाता। अब आपने अपने घर में 1 लाख रुपए का लेदर का सोफा डाल रखा है, अब मैंने तो कुछ भी नहीं डाला हुआ, आपने अपना काम इंटीरियर जो है बहुत फैंटास्टिक करा के रखा हुआ है, आप अपने घर में ड्रायर भी रखते हो, वॉशिंग मशीन भी रखते हो, आप दे रहे हो, तो वो है ना एक लेवल के बाद इट्स अ सब्जेक्टिव डिसीजन ऑफ व्हाट समबडी इज गिविंग आउट एंड व्हाट आई एम लुकिंग एट। तो आप हमेशा एक रेंज ही दे सकते हो। तो हमारे यहाँ पे जो टूल्स हैं जैसे रेंटोमीटर वगैरह हो गया, बता देता है इतना रेंज है, उसके बाद जो डील है नेबरहुड के बेसिस पे या फिर फर्निशिंग वगैरह के बेसिस पे, दोनों चीज़ों के बेसिस पे बताता है। उस प्रॉपर्टी, उस बिल्डिंग में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, किस रेंज के हुए हैं, फर्निश्ड है, फुली फर्निश्ड है, उस बेसिस पे दिखाता है 2 BHK 3 BHK पे। बट इवेंचुअली
इवेंचुअली आप मालिक हो प्रॉपर्टी के, आप भी डिसाइड करोगे। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आपको 26,000 में देना पड़ेगा। आपको लगता है आपकी प्रॉपर्टी 32,000 रुपये मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। अगर डिमांड सही में होगी तो मिल जाएगा, वरना खाली पड़ी रहेगी। खाली पड़ी रहेगी तो नो ब्रोकर फिर आपको बताता है कि देखिए आपकी प्रॉपर्टी का रेंट होना चाहिए 28,000 रुपये, आप ज़्यादा मांग रहे हो, आप ज़्यादा मांग रहे हो, और अगर नहीं जा रही है ना तो आपको लॉस हो रहा है रेंटल का। तो ये इक्विलिब्रियम बन जाता है सप्लाई डिमांड के अंदर। देखो कहीं पे भी इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होगा कि मैं जाके वो 32,000 में देना है मतलब देना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते। तो और जब इस ट्रांजेक्शन में से ब्रोकर हट गया ना, तो एज अ ओनर एंड एज अ टेनेंट आप क्या चाहते हो? आपकी तो एक प्रॉपर्टी होगी, 2 प्रॉपर्टी होगी। आप इंडिया में तो एवरेज अगर आप देख लोगे किसी के पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा नंबर। ज़्यादातर लोगों के पास तो एक ही प्रॉपर्टी है जो खुद का कंज्यूम करते हैं। तो आपका ये बेसिक काम, मेन काम तो है नहीं। तो आप क्या चाहते हो? यार मेरी प्रॉपर्टी है, कोई ले ले, अच्छा सा बंदा रेंट के ऊपर टाइम पे रेंट दे दे, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि यार ये 2,000 रुपये ज़्यादा हो या 3,000 रुपये ज़्यादा हो। एज अ टेनेंट आप चाहते हो मेरा ओनर मुझे परेशान ना करे, मेरी ये डिमांड है, ये चीज़ें पूरी कर दे, मेरा जो डिपॉजिट है वो टाइम पे वापस कर दे। पर आप ऐसा भी नहीं मानते कि क्योंकि इंडिया में ब्रोकर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड में और टेनेंट में मेजर डिस्ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं, वो डिस्ट्रस्ट को कहीं ना कहीं वो ब्रोकर बीच में बन के सॉल्व कर देता है। ब्रोकर इसलिए एग्जिस्ट करते हैं, एक आदमी चाहिए होता है। शादी भी कराते थे पहले पंडित, ठीक है ना, वो आप हीरो नंबर 1 वगैरह वो शादी देखोगे, उसके अंदर गोविंदा को लेके जाता है और फोटो लेके आता है। तो वो मीडियम थे, ठीक है। अब जैसे जैसे दुनिया बदली है, टेक्नोलॉजी आई है, वो मीडियम चेंज हो रहे हैं। तो वो जो ब्रोकर था, जो बहुत अच्छा शादी कराने वाला ब्रोकर, पंडित या रियल एस्टेट ब्रोकर होगा, वो जो काम करेगा एज अ ह्यूमन। अब क्या है, या तो एक आदमी है बहुत अच्छा है, वैसे 1,000 आदमी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? कम है। वैसे 1 लाख 10 लाख लोग होने की प्रोबेबिलिटी और कम है। जहाँ पे ह्यूमन है, ह्यूमन माइंड है, हर आदमी अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से बिहेव करता है। जो आपके हिसाब से सबसे अच्छा ब्रोकर हो दुनिया में, करेक्ट, वो जो उसका दिमाग हो, वो नो ब्रोकर है। तो हम लोग ये बोलते हैं नो ब्रोकर ब्रेन बोलते हैं हम इंटरनली, जब हमारी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो यार नो ब्रोकर ब्रेन है। और ये जो ब्रेन है ये बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम बढ़िया ब्रोकर है, जो आपसे पैसा भी ना ले, आपके लिए बढ़िया प्रॉपर्टी, बढ़िया रेंटल पे, सब चीज़ों का वो हमने बनाया है। और वो हमने टेक्नोलॉजी से क्या किया है, हमने वो बना दिया, और वो कंसिस्टेंट बिहेवियर देगा। वो इस तरीके से नहीं बिहेव करेगा कि भाई अखिल है तो मैं दूसरी तरीके से बात करूं और आप हो तो दूसरी तरीके से बात करूं। मोटी पार्टी है, छोटी पार्टी है, वो नहीं करेगा। कोई बायस नहीं रहेंगे, एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से। अखिल जी आप ये बताओ, आपके पास फिर भी टिपिकली किस टाइप की ग्रीवेंसेज आती हैं? अगर ग्रीवेंसेज आती हैं थ्रू दी ऐप या फिर आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव आती होंगी लैंडलॉर्ड टेनेंट से, किस टाइप की आती होंगी? सबसे ज़्यादा आती है प्रॉपर्टी नहीं मिलती। हाँ, तो मतलब अगर टेनेंट होगा तो वो इस बात के लिए गाली देगा, अरे यार मैं आया प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, मुझे इस जगह पे इस सोसाइटी में प्रॉपर्टी चाहिए, वो नहीं मिल रही। क्योंकि जो अच्छी प्रॉपर्टी होती है ना उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। नो ब्रोकर पे अच्छी प्रॉपर्टीज़ 2-2 घंटे के अंदर रेंट आउट हो जाती है। तो ये जैसे अगर मैं मान लो मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मेरे पास ना जोरबाग में घर पड़ा है 4 BHK बहुत ही टॉप का, और मैं उसको स्टील पे दे रहा हूँ, मतलब मैं 2-3 लाख के ऊपर दे रहा हूँ, जो मतलब गोइंग प्राइस है। तो मैं कैसे कन्विंस हूँ कि भाई मैं ऑनबोर्ड करूँ इस चीज़ के ऊपर? क्योंकि अभी मैं ओल्ड मनी हूँ मान लो, ठीक है, मुझे आदत है एक तरह से डील करने की, लोगों को फ़ोन करने की। अपने मैं पॉलिटिकल गार्डन में बैठा हूँ अपनी लुटेन से लेके, मैं बढ़िया ओल्ड फैशन पी रहा हूँ। ऐसे मैं ऑनबोर्ड कैसे होऊंगा? लाइक व्हाट इज़ द इंसेंटिव फॉर मी बियॉन्ड द फैक्ट कि आप कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाते हो कि जहाँ आप लोगों को बोलते हो कि आप इस ऐप पे और इसका फ़ायदा लो? क्योंकि ये भी एक चीज़ होती होगी ना कि हर किसी को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, शायद नहीं पता है, और एकदम से पता भी नहीं लग सकता। मैं ऑलमोस्ट 2014 में 1 मार्च को लॉन्च किया था, 9 साल से ऊपर हो गए, और एक साथ से किया भी नहीं जा सकता। हम लोग फूड डिलीवरी ऐप नहीं है कि भाई आज 50% ऑफ है, सब लोग ट्राई करोगे, एक बार करोगे आदत लग जाएगी। तो हम अभी आपके ल्यूटेन में जो बंगला है ना, उसको अभी तक हमने टारगेट भी नहीं किया है। हमने कहा पहले मास ले लो, इंडिया में पिरामिड है ना, तो पहले नीचे 1 BHK 2 BHK 3 BHK वो कर लो। जब इन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होता जाएगा, हम सीख जाएंगे, तब धीरे धीरे बाकी लोग भी आते जाएंगे। तो एक लग्जरी, सुपर ऊबर लग्जरी प्रॉपर्टीज़ जो है रेंटल पे, वो आपको नो ब्रोकर पे मिलेगी, बट कम मिलेगी। जैसे आप साउथ बॉम्बे में चले जाओगे तो वहाँ पे कम मिलेगी आपको, बट आने वाले 2-3 साल के अंदर वो भी लोग आएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे नो ब्रोकर का इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा नाम हो गया कि वो जो भाई साहब बैठे हैं बढ़िया बंगलो लेके, वो ही बोलेंगे यार जब इस ऐप के ऊपर काम हो रहा है, मेरे किसी दोस्त ने या किसी बेटे ने या किसी कजिन ने इसके ऊपर काम किया, तो मैं भी इस पर डाल देता हूँ। ये डालने से 3 लाख रुपए मेरे बचने वाले भी हैं जो मैं ब्रोकरेज में देने वाला था। तो इट्स अ स्लो एंड स्टडी जर्नी, एंड वी डोंट वांट 100% ऑफ द पीपल टू बी अवेलेबल ऑन नो ब्रोकर ऑन डे 0। धीरे धीरे टारगेट कर रहे हैं हम। आप CTO और को फाउंडर हो यहाँ पे, आपका
टेक बैकग्राउंड स्पेसिफिकली लाइक उस मैंने रियलाइज़ करा, मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था, आपने 100-200 लोग शायद IIT से भी हायर करे, तो इसके अंदर मतलब वाई आर यू ट्राइंग टू यूज़ टेक टू मेक थिंग्स ईजियर, या आप स्पेसिफिकली ऐसे डिफरेंट क्या कर रहे हो जहाँ पे ये जो मार्केट है कोड उनको डिस्टर्ब हो रही है या उसके जो नींव है वो बदल रही है? तो आपको मैं दूसरे के बताना, इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा ब्रोकर है, ठीक है। जो काम अगर मुझे मान लो इंडिया के मार्केट, ब्रोकरेज मार्केट, इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट का 50% मार्केट शेयर चाहिए, तो जो काम 5 लाख 6 लाख ब्रोकर करते हैं, अगर वो मैं खुद अपनी कंपनी में करना चाहता हूँ, तो क्या मैं 5-6 लाख लोग तो हायर नहीं कर सकता? ठीक है। अब मैंने आपको बताया मुझे कंसिस्टेंट सर्विस देनी है, मेरा जो ब्रोकर है या मेरी जो ऐप है वो बिना किसी बायस के आप में, मुझ में और किसी और में डिफ्रेंशिएट ना करे, तो उसके लिए ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजी, बिकॉज विद टेक्नोलॉजी यू कैन स्केल। आज हमारा एक ऑफिस है, वो सिर्फ बैंगलोर में है, हम मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, पूरा NCR, इन 6 सिटीज़ के अंदर ऑपरेट करते हैं। आपने कभी ऑफिस नहीं देखा होगा NCR में हमारा, हैदराबाद में ऑफिस नहीं देखोगे, चेन्नई में नहीं देखोगे। यही है पावर टेक्नोलॉजी की। कितने लोग हैं आज नो ब्रोकर के अंदर? ये पूरा काम करने के लिए 3-3.5 हज़ार लोग हैं हम लोग। आज हम लोग महीने की 60,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी क्लोज करते हैं। 3 लाख नई प्रॉपर्टी, 3 लाख प्रॉपर्टी पोस्ट हो रही है नो ब्रोकर के ऊपर रोज। हर महीने 6 से 7 लाख नए कस्टमर आ रहे हैं, 12 से 13 लाख पुराने कस्टमर आ रहे हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 15 से 20 लाख कस्टमर हम लोग हर महीने सर्व कर रहे हैं। अभी तक 11,000 करोड़ रुपए की ब्रोकरेज बचा चुके हैं हम लोग। तो ये तो बिना टेक्नोलॉजी के हो ही नहीं सकता। मतलब आप ये सोचो ना, आप टैक्सी है, आप टैक्सी के लिए भी तो अभी ठीक है, अभी जो भी टैक्सी में लफड़े चल रहे हैं अलग है, बट उबर ओला ने आके आपकी लाइफ चेंज करी ना। भीम हो गया फॉर दैट मैटर। पहले जाते थे, ब्रेड लेते थे 25 रुपए की, 5 रुपए की वो चॉकलेट दे दिया, 5 रुपए नहीं दी। अब जाते हैं पेटीएम या भीम से सीधा पैसा देते हैं। तो डिजिटाइजेशन इज पार्ट, मतलब ये तो चेंज आ गया है। तो डिजिटाइजेशन हर इंडस्ट्री में हो रहा है, रियल एस्टेट में भी होगा, और ये ईजी कर रहा है लोगों की लाइफ को। आप उस टाइम पे आपने देखा होगा जब 2008 के अंदर रिसेशन आया तो रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुई। पहले भी 1-2 बार हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होता है जब रियल एस्टेट मार्केट बेरिश होती है तो कुछ लोग तो अपना सीन करके निकल जाते हैं। मोस्ट लोग उस टाइम पे होम ओनर घर नहीं खरीदते, पोटेंशियल टेनेंट्स रेंट पे करने के बजाय अपने घर वालों के पास ही रहते हैं। ऐसे टाइम पे जब रियल एस्टेट के अंदर कंसिस्टेंटली बेरिश मार्केट आती रहती है, उस टाइम पे आप लोग क्या करते हो सस्टेन करने के लिए? क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब मार्केट में पैसा ही नहीं और लोग घर खरीदेंगे या घर रेंट करेंगे, उस टाइम पे आप क्या करते हो? तो अगर आप देखो ना, तो पिछले 10 साल रियल एस्टेट के लिए बेरिश थे। रेरा आ गया, GST आ गया, फिर कोविड आ गया बीच में। तो ऐसा हो गया, दिस इज़ 2017 से लेके 18 से लेके 17 से 20 तक लोग बोलते हैं रेंटल इज द वे, व्हाई विल यू ओन अ कार? आप ऊबर करोगे। अब मिलेनियल्स के ऊपर आर्टिकल्स आते हैं, ये लिखा आता है ना कि मिलेनियल्स डोंट लाइक बाइंग थिंग्स, दे लाइक रेंटिंग थिंग्स। हाँ, नाउ मिलेनियल्स आर बाइंग हाउसेस। जब कोविड आया ना, तब पता लगा कि यार घर की अहमियत क्या होती है। जो 2 BHK में रह रहे हैं पति पत्नी बच्चे, एकदम से पता लगा कि यार पति भी ऑफिस का काम यहीं से करेगा, बीवी भी यहीं से करेगी, कि बच्चों को स्कूल के लिए भी यहीं से पढ़ना है। क्योंकि पहले तो हम 10 घंटा 12 घंटा बाहर थे, घर जाके वापस सिर्फ सो रहे हैं, ठीक है कहीं पे भी रह लेंगे। और सबसे ज़्यादा मिलेनियल जो यंग है, एक घर में 5 जन 6 जन रह रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं PG में रह लेंगे। क्या करना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में नाश्ता करना है, ऑफिस में शाम को काम करेंगे, पार्टी करेंगे, पब में जाएंगे, घर जाएंगे, सो जाएंगे, फिर ऑफिस आ जाएंगे, और वीकेंड पे कहीं घूमने चले जाएंगे। कोविड ने ये चेंज किया। कोविड में लोगों को अहमियत समझ में आई कि घर की अहमियत क्या होती है। क्योंकि देखो, रेंटल का घर रेंटल का ही है। आपको कभी भी आपका ओनर बोल सकता है कि यार मैं आ रहा हूँ, आप घर खाली करो, ठीक है। कोविड में लोगों को समझ में आया कि यार मुझे शायद बड़ा घर चाहिए। जब लोग, अब हाइब्रिड हो गया काम, या तो आप ऑफिस आ रहे हो 2 दिन 3 दिन आ रहे हो, 5 दिन तो बहुत ही कम लोग ऑफिस आ रहे हैं, 2-3 दिन ऑफिस आ रहे हो, बाकी 4 दिन आप घर से काम कर रहे हो। देन यू नीड अ बेटर डेस्क एट होम। फिर आपको चाहिए यार एम्यूनिटी भी हो, टाइम मिले तो मैं स्विमिंग भी कर रहा हूँ, जिम भी कर लूँ, अच्छा व्यू भी हो। तो वो जो पूरा नज़रिया था ना मिलेनियल्स वाला कि यार मिलेनियल्स वोंट बाय होम, दैट हैज़ कम्प्लीटली टेकन अ टर्न। और जब कोविड के बाद लास्ट ईयर जून के आसपास जब इकोनॉमी खुलने लगी, तो बैंगलोर जैसी सिटी में रेंटल्स 40% तक ऊपर चले गए हैं। अभी भी बढ़ ही रहे हैं, हर जगह बढ़ रहे हैं।
बढ़ेंगे। देखो 3 साल की सप्लाई नहीं आई, नौकरियां खूब लगी हैं कोविड के अंदर, ठीक है। तो पहले अगर एक घर के लिए एक आदमी होता तो शायद 100 आदमी हो गया। जब डिमांड ज़्यादा, पैसा मिल ही रहा है, इंडिया तो ग्रो कर ही रहा है, पर कैपिटा इनकम इंडिया की डबल हो गई है। और आज की डेट में अगर हम इन सिटीज़ में बात करें, अर्बन सिटीज़ के अंदर अच्छा खासा पैसा कमाता है आज का यूथ। हम जो 21-22 साल में जो सैलरी कमाते हैं लोग, वो तो शायद हम 32-33 साल के हो गए थे तब तक नहीं कमाते। मतलब आई डोंट वांट टू बी कि ऐसा नहीं है कि ये पुराने जमाने के बुढ़े अंकल कुछ बोल सही रहे बात है भाई। बट अब किसी Web3 स्टार्टअप में जाओ और बोलो आप डिज़ाइन लीड लग जाओ, फिर आप 2.5 लाख रुपए घर लेके जाओ, आप 21 साल के हो, आप बोलते हो कैसे हो रहा है, ये थोड़ी पता था लेगेसी टाइम पे। माँ बाप को नहीं पता। आपके माँ बाप जो राजस्थान, MP, UP में बैठे हैं, आपके पिताजी शायद अब रिटायर होने वाले होंगे, रिटायर होके सबसे बड़ी जॉब पे भी चले जाएंगे, चीफ मैनेजर बैंक के बन जाएंगे, या कितनी सैलरी आती है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी नहीं है उतनी सैलरी। तो मतलब वो भी तब होता है आप जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस में कहीं वो लीडर लगे हुए हो, तो फिर आपकी यहाँ से वहाँ वो फ्लाइटों में जा रहे हो और रेल लगी हुई है। तो भी तो बच्चा जब नौकरी स्टार्ट करता है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, मैंने नंबर देखा नहीं और मुझे लगता है 50-60% लोग जो होंगे वो अपने माँ बाप से ज़्यादा कमाते होंगे। करेक्ट। आप देख लो ना फ्लाइट, एयरपोर्ट, आप एयरपोर्ट की लाउंज देख लो, मच्छी बाजार हो गई है लाउंज आज से 4 साल। आप IGI वाले की बात कर रहे हो? किसी की भी बात कर लो, IGI तो बंद पड़ी है। मतलब आप किसी की भी बात कर लो, बैंगलोर में 2 लाउंज है, आप जाओगे एक इस साइड पे एक इस साइड पे, धक्का मुक्की होती। लाउंज वालों ने पहले ऊपर होता था जहाँ पे आप अपना कार्ड देते थे, लिफ्ट के बाहर ही 2 काउंटर लगा दिए, लंबी लाइन लगी रहती है, लोग सब क्रेडिट कार्ड लेके खड़े हैं लाउंज में एक्सेस। तो दिस प्रूव्स इंडिया इज ग्रोइंग। इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, नए यूथ के पास पैसा आ रहा है, और अब वो यूथ घर भी खरीद रहा है। यू कैन लुक एट प्रीमियम इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास फ्लाइट्स ऑल्सो, कि पहले ऐसा होता था कि बहुत, या तो कोई बहुत बड़ा नेता बैठता है, या कोई उद्योगपति, या कोई एक्टर बैठता है, या कोई ऐसे पुराने बुड्ढे जिनका बिजनेस पता नहीं होता क्या है, अब वहाँ पे वो जॉर्डन पहन के बैठे होते हैं बंदे। आप बोलती ये क्या चल रहा है? गोवा मैं अभी गोवा गए थे हम लोग लास्ट वीक। तो उसकी फ्लाइट थी, नहीं गोवा नहीं, आई थिंक कहीं और गए थे, एयर विस्तारा में होता है। हाँ इसमें भी था, अकासा में भी प्रीमियम है। बैंगलोर से गोवा में लड़के बैठे हुए प्रीमियम के अंदर। ऐसा क्या है? 1 घंटा 15 मिनट की फ्लाइट है, 2800 रुपये की टिकट आती है। आप उस टिकट का 8000 रुपये क्यों दोगे? देंगे, लग्जरी देंगे। इंस्टाग्राम पे तो डालना है। तो ये वाली चीज़ है। खैर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, देखो मैं तो बैंगलोर नया आया, मैंने तो कल परसों ही समझा कि, हालांकि बहुत समय से पढ़ रहा हूँ कि यूनिकॉर्न क्या होता है, मैंने देख लिया यूनिकॉर्न क्या होता है, ठीक है। फिर आपने एक इंटरव्यू करा था जहाँ पे आपने कहा देखो यूनिकॉर्न वगैरह ठीक है, ये माइलस्टोन्स हैं, मतलब इस पर ज़्यादा अपना वो नहीं कर सकते, बट ओवरऑल जैसे हेल्थ टेक होता है, एडुटेक होता है, ये प्रॉप टेक चीज़ क्या एग्जैक्टली, लाइक इसमें क्या प्लेयर्स होते हैं और क्या चलता है इसमें? संधि विच्छेद। टेक अलग कर दो, क्या बचा? प्रॉप, एड्यू इज एजुकेशन, प्रॉप इज प्रॉपर्टी। तो रियल स्टेट प्रॉपर्टी के लिए जो भी आप टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर रहे हो प्रॉप टेक हो गया। एड्यूटेक, एजुकेशन में जो भी हो रहा है वो एड्यूटेक हो गया। इसके अंदर कोई और पैरेलल इंडस्ट्रीज जहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है, मतलब प्रॉपर्टी के अंदर और किस तरह के टेक्नोलॉजी इनोवेशन आपने देखे आसपास? बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो 10-15 साल से भी कर रहे हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर भी कहलाते हैं। तो बट अगर आप अभी देखो रियल स्टेट में अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत कर पाए, हमें भी लगता है अभी हमें इट्स लाइक बहुत लंबी जर्नी है, तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आपको यू कैन से कि यार ये 1 स्टॉप शॉप है रियल स्टेट की। आपको सिर्फ घर नहीं मिलेगा किराए पे, क्योंकि देखो मैं जो बता रहा था, ब्रोकर से तो ट्रस्ट होता नहीं है, बट नो ब्रोकर पे आप आके घर जब लेते हो और फ्री में घर मिल गया, या आपने 1000, 2000, 3000 रुपये दिए उसमें घर मिल गया, तो लोग हमें बोलते थे यार मेरा रेंटल एग्रीमेंट भी तो करवा दो। अच्छा पैकर एंड मूवर जानते हो क्या? ओनर बोलता था यार बढ़िया है, पिछली बार भी आपने घर लगवा दिया था किराए पे, इस बार भी आप लगवा दोगे, इसको क्लीन और पेंट करवा सकते हो क्या? तब हमने रियलाइज़ किया कि तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तब हमने नो ब्रोकर होम सर्विसेज लॉन्च किया, जो कि अर्बन लैडर की मार्केट खा रहे थे। अरे नहीं, वो मुझे नहीं पता। नहीं मैं बोल सकता हूँ, मैं तो एक होस्ट हूँ। वो मुझे नहीं पता, बट देखिए हम लोग राइट मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे बैठे हैं। उन्होंने जब मुझे बोल रहा है तो, और आप नीचे देखोगे तो नीचे ये सब जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार मैं धंधा कैसे लाऊं। पेंटर उनको रेफरल की जरूरत पड़ती है ना, तो हमने उन्हें बोला आप आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे,
हमारे साथ एसोसिएट हो जाओ और आपको हम बिजनेस देंगे, आपको सिर्फ अच्छी सर्विस देनी है, अच्छी सर्विस नहीं दोगे तो आपको और बिजनेस नहीं देंगे, तो उनको तो अच्छा सर्विस देनी देनी है। ओनर मुझे बोल ही रहा है, तो हमने प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम लोग होम सर्विसेज भी देते हैं। आपको लोन चाहिए, आपको रेंट पे करना है। फिर हमने रियलाइज़ किया कि यार ये सब तो हो गया, बट मेरा कस्टमर जो है वो 12-18 महीने में एक बार मेरे पास आएगा, 3 महीने में आएगा। बट सब लोग रहते किसी सोसाइटी में, अपार्टमेंट में, यार यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम है। मुझे मेरे मेंटेनेंस करानी है, मुझे मेरे सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल पे करना है, मुझे मेरे पड़ोसी से बात करनी है जिसको मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है। या फिर मान लो मेरा पार्सल आ रहा है अभी फ्लिपकार्ट का, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, मैं कैसे बोलूँ सिक्योरिटी गार्ड को कि भैया इसको गेट पे ही रख लेना। तो हमने ऐप बनाई नो ब्रोकरहुड, नेबरहुड से बनाई हमने नो ब्रोकरहुड विच मैनेजेस द सोसाइटी। तो आई थिंक इनोवेशन की बात मैं इसलिए कर रहा था कि अगर आप इनोवेशन देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि अभी रियल एस्टेट में हमारे जितना इनोवेशन किसी ने भी किया है इंडिया के अंदर। हाँ, नहीं, मैंने सोसाइटीज़ के टिपिकली ग्रुप देखे हैं जहाँ पे लोग व्हाट्सएप पे सारी बातें करते रहते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, एग्जिस्ट करना चाह रहे हो, ज़बरदस्ती कुछ लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, नहीं तो सोसाइटी वाले बुरा मानेंगे। जो कि मेरे को लगता है कि इन अ लॉट ऑफ वेज अल्टीमेटली ना योर गोल शुड बी कि अगर आप एक कम्युनिटी बना रहे हो, इट शुड बी बेस्ड ऑन ओन इंटरेस्ट। बाकी सब चीज़ के अंदर देयर इज नो नीड फॉर अ ह्यूमन रियली। एज फार एज ऑनबोर्डिंग इज कंसर्न, मतलब हम क्या कैन वी स्पेसिफिकली गो डाउन टू से एक लैंडलॉर्ड, एक टेनेंट, एक सर्विस वाला, वो लोग ऑनबोर्ड कैसे होते हैं? आपकी टीम उनको कैसे हेल्प करती है? क्योंकि क्या होता है, डिस्पाइट बीइंग एन ऐप और डिस्पाइट लाइक हो सकता है मैं पढ़ लिखा हूँ, मैं बहुत ऐप्स यूज़ करता हूँ, कोई और ना हो, उनको हम कन्विंस कैसे करते हैं कि आप इस ऐप पे और एक चीज़ करो? देखो, ओनर की बात करते हैं। आपके पास घर है, आपको किराए पे देना है, 2-3 तरीके होते हैं। एक आपके लोग फ़ोन करते हैं उनको? नहीं, तो वो 2-3 तरीके हैं। मैं एक तो हमने बहुत बढ़िया हैक कम ग्रोथ हैक किया हुआ है। जो घर होते हैं उसके बाद लोग लगा देते हैं टू लेट, फ़ोन नंबर डाल देते हैं, बोलते हैं ब्रोकर प्लीज़ एक्सक्यूज़। तो जब हम लोग बूटस्ट्रैप कर रहे थे ना, तो हम तीनों लोग जब बाहर जाते थे फ़ोटो ले लेते थे, घर पे आते थे, उस ओनर को फ़ोन करते थे, सर आपकी प्रॉपर्टी हम आप रेंट करा देंगे, सिर्फ आपको जेन्युइन टेनेंट कॉल करेगा और आपको कुछ पैसा भी नहीं देना है। कोई मना नहीं करता था। तो नॉट से इट्स टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू, बोलते ट्राई तो करेंगे, और दिस इज़ हाउ नो ब्रोकर वर्क्स। तो एक तो ये तरीका है। और अब हम क्या करते हैं उसके लिए, अब हम तो नहीं करते, बट हमने ऐप पे फीचर दे दिया है जहाँ पे हम बोलते हैं क्लिक एंड अर्न। जो स्टूडेंट हो गया, डिलीवरी बॉय हो गया, भैया यार ऐसा कोई भी दिखे, आप स्क्रीन फोटो लेके अपलोड कर दो। पीछे हमारा OCR एल्गोरिथम चलता है, नंबर निकालता है, देख लेता है कि प्रॉपर्टी पहले से है कि नहीं है, तो वो एक हमारे सिस्टम में चला जाता है। वहाँ से एक कॉल सेंटर वाला बंदा कॉल करता है, सर जी आपकी प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है, आप नो ब्रोकर पर लिस्ट कर दो, फ्री के अंदर लिस्ट हो जाती है। तो जिस बंदे ने क्लिक किया फोटो, उसको 100 रुपये दे देते हैं हम लोग उसके पेटीएम वॉलेट के अंदर। तो ये एक तरीका है जहाँ से लोगों को पता लगता है। दूसरा, आपने नहीं किया बट आपके किसी रिश्तेदार ने किया होगा, किसी बच्चे ने किया होगा, किसी दोस्त ने किया होगा, वो बता देता है। तो आप नो ब्रोकर टाइप करते हो, हम आ जाते हैं। पोस्टर प्रॉपर्टी करते हो, आप अपनी डिटेल डाल देते हो, और ओवर द ईयर इतना डेटा है हमारे पास कि अब आप जैसे डालोगे कि यार पूर्वा स्काईवुड, तो वो सब बता देगा। आपसे पूछेंगे प्रॉपर्टी कहाँ पे, पूर्वा स्काईवुड, अच्छा बोलेगा 2 BHK 3 BHK, अच्छा 2 BHK, अच्छा 1390 वाला है, 1690 वाला है, या 860 वाला है, ठीक है, टक 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 इतना आपका रेंट होना चाहिए। आप ये एमिनिटीज़ इस सोसाइटी के अंदर है, हमें पता है, आप बता दो आपको कितना डिपॉजिट और रेंट चाहिए, डन, प्रॉपर्टी पब्लिश। वो भी नहीं करना तो आप वहाँ पे एक मिस कॉल का बटन होता है, भैया इस नंबर पे मिस कॉल दे दो, कोई बंदा आपको कॉल कर लेगा। वो भी नहीं करना, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप ही आपसे पूछ लेगा, बॉट बना हुआ है, प्रॉपर्टी है कहाँ पे है, बैंगलोर में है, पूरी डिटेल वहाँ से चली जाएगी। तो हमने एकदम ईजी बना दिया। मतलब जो बहुत अच्छा ब्रोकर अगर कर रहा होता ना आपके लिए, वो वाली चीज़ हमारी ऐप कर देती है। तो ये तो रेंटल की बात हो गई। बाइंग एंड सेलिंग एक बहुत ही अलग मार्केट होती है रियल एस्टेट के अंदर, जिसके अंदर शायद स्किन इन द गेम बहुत ज़्यादा लगता है, रियल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बिकॉज सेल्स इरिवर्सिबल होती हैं। एक बार आपने कर ली, ठीक है, मतलब बाइंग अ होम इन इंडिया, बाइंग अ फ्लैट इन इंडिया, बाइंग 1 BHK 2 BHK इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेंटिंग वन, राइट? उस सिचुएशन के अंदर क्या नो ब्रोकर थर्ड पार्टी बनता है अग्रीमेंट वगैरह के अंदर? हम लोग असिस्ट करते हैं, या तो डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई, नो ब्रोकर पे मैंने प्रॉपर्टी पोस्ट करी, आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई, मैं खरीदूंगा इसको, आपने कांटेक्ट किया, मेरे से बात कर ली, पसंद आ गई, तो अगली चीज़ जो हमारा प्लेटफॉर्म आपको बोलेगा ना कि यार इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आप वेट करो, तो हम आपको वहाँ पे लॉयर की सर्विस, वेटिंग की सर्विस, इनकम्बरेंस की जो सर्विस है वो पूरी की पूरी प्रोवाइड कर देंगे, जो आप खुद करते हैं। मतलब अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू भी गए होते हैं, कैसे भी गए होते हैं, तो आप वो करते हैं। और वो तब है कि जब आपको इंडस्ट्री नॉलेज है या नहीं, आपको वो डॉक्यूमेंट वेट करना आता है या नहीं आता, वो तो लॉयर करेगा आपके लिए। तो वो तो हम नहीं पढ़ते उसमें, हम एक्सपर्ट को लेके आते हैं। एनी रीजन वाई? देखिए,
जो काम जिसका है वो करे तो बेटर है। मैं नहीं बता सकता ना कि दिल्ली में क्या वेटिंग का तरीका है, किस तरीके से होता है। दिल्ली के लॉयर हैं, वो लोग करते हैं, प्रॉपर्टी लॉयर्स हैं जो लोग करते हैं, तो उनको भी तो बिजनेस देना है। वो लोग आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो हमारे साथ पार्टनर करते हैं, हम उनको आपसे कनेक्ट करते हैं, वो आपके लिए वेटिंग कर देते हैं, सेल डीड बना देते हैं, सेल डीड का वो हो जाता है, प्रोसेस बता दिया जाता है कि भाई ऐसा होगा, आपको टोकन देना है, एक टोकन 1 लाख 2 लाख रुपए जो भी दिया उसके पीछे एक एग्रीमेंट बनेगा कि किसी भी पार्टी ने अगर कंडीशंस मीट नहीं करी तो पैसा वापस देना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा कांड होता है। बहुत सी बार लोग वो पैसा लेके रख लेते हैं, तो वो हम खरीदने वाले को समझा देते हैं, तो वो टोकन लेके रख लेता है कि 1 लाख 2 लाख रुपए या जो भी नॉर्म होता है उससे ज़्यादा आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट वेट कराने के लिए। जब डॉक्यूमेंट वेट हो गए, लॉयर ने सही कह दिया, सेल डीड बन गया, बता देते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस, देन इट गोज ऑफलाइन फ्रॉम देयर। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ कि वहाँ चलो बीच में खटास हो गई डील के अंदर और ख़राब हो गया सिस्टम, तब कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है उसके लिए? इज इट द बायर एंड द... देखिए, एग्रीमेंट बन गया तो उसके बाद तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। मतलब आपने मेरे से एग्रीमेंट बनाया कि यार मैं 2 लाख रुपए दूंगा और मेरे डॉक्यूमेंट ले लो, और ये कंडीशन है, अगर ये वेट नहीं हुए तो मुझे 2 लाख रुपए वापस करने हैं, तो देन इट्स द लॉ कि भैया एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, उसके बेसिस पे आर्बिटर जनरल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हाँ, पैसा वापस करना पड़ेगा। तो वी जस्ट ट्राई टू टेक द रूट विच इज़ लॉजिकल। मतलब उसमें हम लोग लॉयर आ गया आपके साथ जो सर्विस करा रहा है, वो वाली चीज़ हो गई, तो वहाँ से वो वाली चीज़ हैंडल। सो हाउ डू यू मेक मनी फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग? मैं समझा नहीं उससे। बाइंग सेलिंग में ये सर्विसेज हो गई, हाँ, सर्विसेज पैकेज हो गई। हाँ, आप घर ढूंढ रहे हो तो आपको एज अ बायर हम पैकेज दे देते हैं, भैया हम आपको असिस्ट करेंगे घर ढूंढने में। इंडिया में 95% ऑफ द प्रॉपर्टी के अंदर लोन लगता है। आप जब घर खरीदो, मैंडेटरी, ये लोग पैसे नहीं लेते हैं लोग, अच्छा लेते हैं लोग। तो अब आपको घर खरीदा, आपको लोन चाहिए। बिल्डर वाली प्रॉपर्टी में तो फिर भी बिल्डर आपको हेल्प कर देता है, रीसेल प्रॉपर्टी में तो कोई हेल्प नहीं करता। नो ब्रोकर आता है, नो ब्रोकर की लोन सर्विस आती है, हम बोलते हैं हम आपको लोन दिलाएंगे, हम आपको लोन दिलाते हैं, उसके लिए बैंक हमें कमीशन देता है, और उसमें हम ऑनेस्टली आपको लोन दिखाते हैं कि भैया आपका ये सिविल स्कोर है, आपको जितना जल्दी लोन चाहिए इस बैंक से इस रेट के ऊपर मिल सकता है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको शुरू में ही दे देते हैं, बाद में कोई लफड़ा नहीं होता। आप लोन लेते हो, लोन डिसबर्समेंट होता है, उसके एवज में हमें पैसा मिलता है। ओनर हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्ट करता है, या तो वो खुद हैंडल कर ले सब चीज़ें, या फिर हम बोलते हैं हमारे पास फ़ोन रिलेशनशिप मैनेजर है, ये आपके लिए सारा काम करेगा। ये आपके लिए टेनेंट या बायर जो हैं वो शॉर्टलिस्ट करेगा, आपकी मीटिंग शेड्यूल करेगा, जब आपकी डील हो रही है तो ये आपको हेल्प करेगा अगली वेटिंग वगैरह के अंदर, जो लॉयर वगैरह है उसके लिए पैकेज होता है जो 3,000 रुपये का होता है रेंटल, सैस बेस टाइप का है। तो वहाँ से पैसा बनाते हैं। फिर आपने जब घर खरीद लिया तो आपको इंटीरियर कराना है, रेनोवेशन कराना है घर का, वो हम आपको करवा के देंगे, ठीक है। आप मूव करोगे, अगर घर रेंट पे लिया है तो पैकर्स एंड मूवर्स हम आपको देंगे। ओनर घर दे रहा है तो पेंट कराएगा, वो हम आपको करवा के देंगे। टेनेंट मूव होने के बाद बोलेगा घर क्लीन कराना है तो वो हम आपको करवा के देंगे। तो पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं पैसे बनाने के लिए, और ये लेजिटिमेट तरीके हैं। मतलब मुझे आपका गला पकड़ने की जरूरत नहीं है, और तुमने 20,000 रुपये कर लिया, 20,000 रुपये दो मुझे। नहीं भैया, इतनी वैल्यू ही नहीं है। तब 20,000 रुपये का मैंने क्या काम किया एज अ ब्रोकर? तुम 20,000 रुपये लो, आप मेरे से सर्विस लो, नहीं ले रहे तो भी हम हैप्पी हैं, कभी ना कभी तो लोगे। तो अब जैसे इस चीज़ को भी 9 साल हो गए हैं, लगभग 9 साल हो गए हैं आपको शुरू करे हुए। आपने इतनी रैपिडली स्केल कैसे करा? मैं तो फिर फंडिंग के खाली रेट पढ़ रहा था, अब मैं उसको एक बार अपने नोट से पढ़ लेता हूँ क्योंकि मैं वो अमाउंट भूल गया, जो इतना धांसू अमाउंट था। तो जी, मतलब 2010 मिलियन उठाए थे एक बार, और अब टोटल आपकी वैल्यूएशन तब बहुत ज़्यादा हो गई थी, बिलियन के ऊपर हो गई थी, बिलियन डॉलर हो गए थे। ऐसे हल्का सा दिल धड़कता नहीं है कि यार इतने? दिल धड़कता है, और धड़कता है ये सोच के कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, जिससे पैसा लिया उसको वापस भी देना है। तो आई थिंक आई विल नॉट से कि रैपिड ग्रोथ है हमारी, स्लो स्टेडी अच्छी ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि हम 2 साल में यूनिकॉर्न बन गए या 2 साल में हमने इतने कस्टमर्स लिया है। लास्ट 8-9 साल में हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, सीखा है और फिर इम्प्लीमेंट किया। अगर आप देखोगे आज इंडिया में हम सिर्फ 6 सिटीज़ के अंदर है, मेट्रोज में सारी मेट्रोज में, कोलकाता में नहीं है, अहमदाबाद में नहीं है, वाइजैक में नहीं है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो अभी भी नहीं है हम लोग। क्यों? क्योंकि हमने कहा यार पहले सीखेंगे, क्योंकि आज तक प्रॉपर्टी टेक, जो आप प्रॉप टेक बोल रहे थे, किसी ने पैसा बनाया ही नहीं है। बहुत सारे वीसीज का पैसा लेके जला के छोड़ दिया। हमने जब स्टार्ट करी थी ना, तब 12 या 15 कंपनीज थी। इंडिया प्रॉपर्टी, इंडिया होम्स, कॉमन फ्लोर, ग्रैब हाउस, हाउसिंग.com, मकान.com, इंडिया बुल्स,
इंडिया बुल्स तो बिल्डर है, ऐसे थी प्रॉपर्टीज और किसी ने पैसा नहीं बनाया, बंद हो गई मोस्ट ऑफ द कंपनी। अगर स्लो एंड स्टडी सीखेंगे, बिजनेस मॉडल बनाएंगे, पैसा कैसा बनेगा, तो ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा रैपिड नहीं है। 2019 के बाद से लोगों ने हमें नोटिस करना चालू किया है, मतलब ऑलमोस्ट 5 साल बाद तक। उससे पहले तक तो हमने कितना पैसा रेस किया था, 20-21 मिलियन रेस किया हुआ था। 2019 में 2 राउंड में हमने 120 मिलियन रेस किया। उसके बाद 2021 के अंदर हमने 210 मिलियन रेस किया, और अभी थोड़े दिन पहले गूगल से थोड़ा सा पैसा लिया था, क्योंकि फिर हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट, बिजनेस मॉडल वो सब सेट हो गया था तब आया। तो बहुत सारा पैसा है, यूनिकॉर्न बन गए हैं। इसलिए मैं बोला था कि यूनिकॉर्न, देखिए आज से 10 साल पहले यूनिकॉर्न कोई जानता भी नहीं था। जैसे यूनिकॉर्न एक हाइपोथेटिकल क्रीचर है ना, ये टर्म भी ऐसे ही है, कब आएगी कब चली जाएगी किसी को नहीं पता, और सब पेपर वैल्यू है। उसी से मेन जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, उससे बाद एक और स्केलिंग वाला सवाल पूछूंगा, वो ये था कि देखो मैं यहाँ पे आया हूँ एज ए नॉन स्टार्टअप पर्सन, मैंने बहुत तरह का जार्गन सुना है। मैं सिर्फ वीट फ्रॉम द चाफ सेपरेट करना चाहता हूँ। कौन से इसके अंदर इन सारे स्टार्टअप टर्म्स के अंदर है, कंपनी बनाने के अंदर सिर्फ स्टेटस सिग्नल्स हैं या सिर्फ कहीं सुनी बातें, और कौन सी रियल वैल्यूज़ हैं जो कहीं नहीं जाती? रियल वैल्यू है आपका कस्टमर आपसे कितना हैप्पी है। क्या आपका कस्टमर आपकी ऐप का नाम 5 जगह और लेगा, 5 जनों को रिकमेंड करेगा क्या? नो ब्रोकर में ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी, कि हमारा जब कस्टमर हमारी ऐप यूज़ करता है वो 4 जनों को और बताता है। हर एक हमारा कस्टमर हमारा फ्री मार्केटियर है, क्योंकि जब उन्हें का काम सस्ते में या फ्री में हो रहा है वो जाके बताते हैं। आपका कस्टमर आपसे खुश है कि नहीं है, आप जो बना रहे हो कोई प्रॉब्लम रियली सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये है रियल चीज़। पैसा तो अपने आप बन जाएगा। और इनमें से दिखावे वाली चीज़ क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं कि भैया आप यूनिकॉर्न हो गए हो, और मतलब एवरीथिंग एल्स पुट असाइड, जो भी आप बोल दो कि आपको फलाना अवार्ड मिल गया, आप स्टार्टअप ऑफ द ईयर हो गए। 20 अवार्ड होते हैं जो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं। ज़्यादातर अवार्ड वाले तो आपसे पैसे भी लेते हैं अवार्ड देने के। करेक्ट, ठीक है, वो बोलेंगे पार्टिसिपेशन फ़ी और सेटअप फ़ी एंड ऑल दोस थिंग्स। ये सब ट्विटर पे ज्ञान, आप तो बिल्कुल नहीं देते। आता नहीं है तो देंगे कैसे? तो मतलब ये नहीं यार, अगर आपको इतना ही ज्ञान है तो अपनी कंपनी में लगाओ। थ्रेड क्यों लिख रहे हो बैठ के? My learning from what I learned from when I became 21 things I learned as I became 21। अरे यार 21 साल में कुछ नहीं पता होता है भाई। तो मतलब ये तो बहुत ही मतलब पता नहीं, हम गलत भी हो सकते हैं। नहीं तो आपकी बात वैलिड है, क्योंकि मतलब अब 2 तरह के होते हैं। कुछ लोग भाई इलॉन मस्क की तरह अपना बिल्ड भी करते हैं, बोलते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि यू रियलाइज कि योर स्ट्रेंथ्स आर बेस्ट, योर वर्ड्स आर बेस्ट ब्रॉडकास्टेड इंटरनली। उसके साथ जो आपके साथ काम कर रहा है उसको ज़्यादा ज़रूरत है वो बात सुनने की। नहीं देखिए, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, ये सब है ना डिफरेंट तरीके के लोग हैं। और इनसे इंस्पायर होना, सीखना सबसे, मतलब फॉर दैट मैटर इंडिया में भी जो भी लोग हैं अच्छी बात है। बट ये अज्यूम कर लेना कि हम भी वो हैं, वो आई थिंक वो गलत बात है। सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। सेल्फ अवेयरनेस। उसी से आप स्केलिंग वाली बात पे आ रहे हैं। आप आपके अर्ली कुछ डेज चल रहे हैं, ठीक है। पहले आपने ऐसे कौन से क्रिटिकल डिसीजंस लिए जो आपको शायद फॉर एग्जांपल अपने रेवेन्यू के अंदर मतलब डबल हो गया या फिर बढ़ गया? कि आपने क्या करा? क्या मैंने ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करा, ब्रोकर से बात करनी शुरू करी? फर्स्ट क्रिटिकल ईयर्स के अंदर आपने क्या ऐसी चीज़ें करी जैसे कि टीम बढ़ी या बिजनेस मॉडल समझ में आया? शुरू के हमने ना आई थिंक जून जुलाई 2013 होगा जब मैं और सौरभ इस पे आइडिया पे बात करने लगे। अगस्त 2013 के अंदर मैं कोडिंग करने लगा। 3 लोग थे हम शुरू में, मैं, अमित और सौरभ। मैं कोडिंग कर रहा हूँ, सौरभ मार्केटिंग कर रहे हैं, अमित प्रोडक्ट देख रहे हैं। 2014 मार्च में हमने लॉन्च किया। अप्रैल मई में हमें दिखने लग गए छोटे छोटे शूट्स के अच्छे चल रहे हैं। हम वीसी से बात करने लगे, हर बंदा बोल रहा है अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, नया कर रहे हो, बढ़िया। ऐसा तो यूएस में हुआ नहीं। अच्छा, और आपको वीसीस का एक्सपीरियंस था पहले, क्योंकि आप तो कोटा की साइड से थे, वहाँ तो कहाँ वीसी वाला कल्चर होता है? वो तो किसी को नहीं है, मतलब सौरभ है हमारे जो उन्होंने कंपनी करी थी, तो बट सीख जाते हैं वीसी का एक्सपीरियंस। और वीसी भी तो कोटा का ही होगा। तो इवेंचुअली तो मतलब आप देख लो, हम सभी क्या बेंगलोर क्या बॉम्बे, करेक्ट, इवेंचुअली तो सब लोग भारत के ही हैं, कहीं ना कहीं से घुस के यहाँ पे आ गए हैं। अब हम सूडो बन के और थोड़ा सा एक्सेंट में इंग्लिश बोल देंगे तो दैट डजंट मेक मी एनी डिफरेंस। तो वो तो, और ऐसे है भी नहीं लोग, मतलब वो तो थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत सी बार लोग फसाद चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर फॉर सम रीज़न टू क्रिएट अ प्रोफाइल और सोशल प्रोफाइल।
बट ऐसे होते नहीं हैं लोग। तो हाँ, तो वो वीसी बोले कि यार नहीं होगा, पैसा इधर तो कहीं किसी ने किया नहीं है अमेरिका में, तो यहाँ कैसे होगा। तो शुरू में बस हमने इसी चीज़ पे फोकस रखा कि यार हमारा मंत्र क्या है कि हमें बिना ब्रोकरेज के, अब तब तो हम रेंटल ही करते थे, प्रॉपर्टी किराए पे दिलवानी है ओनर को। अगर ये अच्छे से हमने किया तो हम बहुत कम मार्केटिंग में बहुत सारे ओनर्स को ले आएंगे। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आई थिंक उस पर हम लोग डटे रहे 10-12 महीने तक शुरू के। और जब हमारे यहाँ पे पहले हमने स्टार्ट किया था तो गूगल एनालिटिक्स होता है एक, जिस पे आप देखते हो कितने लोग आपकी साइट के ऊपर हैं। 10 लोग आते थे, हम खुश हो जाते थे। फिर मैं क्या करता था, एक लिंक लेता था प्रॉपर्टी का, वो जाके फेसबुक के किसी ग्रुप पे डाल देता था। लोग क्लिक करते हैं, 10 एकदम 100 हो जाता था, मजा आ गया क्या एकदम मचा लिया है कुछ। हम 30 या 35 प्रॉपर्टी पोस्ट करते थे दिन की। मतलब मैं महीने की 350-400 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। आज हम लोग 3 लाख 4 लाख करते हैं। तो हमने बस यही बोला कि यार ये बड़ा हो जाएगा। बिलीफ थी, टाइम मतलब टाइम बोलते हैं, टारगेटेबल एड्रेसेबल मार्केट साइज, वो तो बहुत बड़ा ही है। अगर कस्टमर की सोचो, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, देखो किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल कौन बनाता है? ग्राहक। भले ही वो मिठाई हो, भले ही वो आपका जूस हो, कोई भी चीज़ हो, आपका ग्राहक खुश होगा तो आपके वारे नियारे हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस किया। और जब चीज़ें होती गई तो ऑटोमेटिकली भी स्केल्ड अप। हमने पहले एक छोटा सा ऑफिस लिया था HSR लेआउट के अंदर, घर बंगलो टाइप का लिया था। शुरू में 20-50 लोग थे, एक समय पे 80-100 लोग थे। तो उस टाइम पे हायरिंग डिसीजन कैसे आप फिगर आउट कर रहे थे, किन लोगों को हायर करना, क्या उनको बोल रहे थे? आज तो चलो लोग ऐसे बेस्ट प्लेस टू वर्क टाइप के अवार्ड हैं, सब कुछ है, चकाचौंध है यहाँ पे हैं। उस टाइम पे आप कैसे कन्विंस करते थे, भैया उसके अंदर काम करो? कन्विंस कैसे करते थे? कुछ तो बेवकूफ़ थे हमारे जैसे, जो आ गए हमारे पास, तो उन्होंने बोला कि हमने ये किया है। हाँ यार ठीक है, आ जाओ। तो देखो, चॉइस हमारे पास नहीं थी, चॉइस सामने वाले के पास थी कि उसे हमें ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। उस समय हम अपने आप को बेच रहे थे कि यार हम कुछ बड़ा बनाएंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे। तो मतलब जैसे हमारा जो इंजीनियरिंग का हेड है, जो अमित शर्मा है, वो मेरे साथ काम करता था पिछली कंपनी के अंदर। जब हमें पता लगा कि अब VC से पैसा आ जाएगा, मैं उसके घर पे गया सुबह 8 बजे, घर की घंटी बजाई, भाई आजा बात करते हैं। बिना फ़ोन करे सीधा पहुँच गया। हमें दोस्त है तो दोस्त है तो उसमें क्या हो गया। तो चलो आओ लस्सी पीते हैं। 8-9 बजे कोरमंगला में महाराजा सिग्नल के बाजू में एक दुकान है, वहाँ पे अभी भी वो लस्सी शॉप है। तो यार ऐसे ऐसे कर रहे हैं और हो गया मुझे 10-11 महीने करते हुए, बस आ जाओ। तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा उससे बात करी, उसको समझाया, उसको भी चमका, ये तो बढ़िया चीज़ है, हाँ करते हैं। वो आ गया। फिर और कोई 1-2 बंदे पकड़े। फिर हमने जब ऑपरेशंस में हम लोग हायर कर रहे थे, तो एक साजिद करके बंदा है, तो हम लोग HSR में क्रिस्पी क्रीम करके डोनट की दुकान है, वहाँ पे बैठे हुए थे। साजिद आया। साजिद फ्लिपकार्ट में ऑपरेशंस देखता था। हमें तो कुछ नहीं आता था। यार ये बंदा सही है, इसको लेते हैं उसको ले लिया। फिर उसके बाद हमने बहुत साल तक ये किया। कोई बंदा आता था, देखिए हमें ना टेक्नोलॉजी, टेक्निकल स्किल्स, प्रोडक्ट स्किल्स, ऑपरेशन स्किल्स, बिजनेस स्किल्स से तो होना ही चाहिए, बट उसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर हमने हमेशा ध्यान दिया, वो कल्चर। या तुम्हारी और मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी। साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, एक दूसरे को गाली दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। गाली दी, मैंने दी और मैं भी दूंगा और तू भी दे। ऐसा नहीं है कि यार तुम मुझे गाली नहीं दे सकते। एक दूसरे से गुस्सा भी हो जाएंगे तो सेट भी हो जाएंगे। मेरी गलती होगी तो मैं अपनी गलती मानूंगा, सामने वाली गलती होगी तो सामने वाली गलती मानेगा, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। तो हमने वो एक कल्चर फिट हमने हमेशा से देखा। और ऐसा कोई बंदा दिख जाता था हमारा, तो हमने क्या किया था, मैंने कोरमंगला में रिलायंस डिजिटल, उससे हमने मैक खरीदे। मैक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, मतलब सन 2014 के अंदर, किसी को 14 में ही बात कर रहे हैं, लैपटॉप मैकबुक प्रो। अच्छा, मैकबुक प्रो 15 में 12 या 15 मैकबुक प्रो खरीद के रख लिए। खरीद के क्या किया, सबसे पहले रखा अमित शर्मा के गाड़ी की डिग्गी में, ताकि ये हिलेगा नहीं कहीं से भी। बोलता था अखिल मैं क्या करूँ यार, इनका क्या करूँ, ऑफिस आएगा तब ले आना तो वो उस तरीके से वो आ गया। तो वो बोलता साला तुमने एक तो मेरी गाड़ी में डिग्गी में मैकबुक रख दिए थे, उस तरीके से तुमने फंसा लिया। उसके बाद कोई बंदा पसंद आता है, जैसे तुम आए, तुम्हें पसंद आ गया कि बड़े काम करते हैं, मैं सोचता हूँ और ज्वाइन करता हूँ। अरे सोचते रहना, ये लो मैकबुक, लो ये रख लो। अरे क्या कर लेना थोड़ा बहुत, जब काम मिले आराम से। 1 महीने बाद ज्वाइन करोगे ना, 1 महीने बाद कर लेना, 2 महीने बाद कर लेना। इतनी बड़ी मैकबुक किसी को दे दो,
आई थिंक तब भी 75-80 हज़ार रुपये की आती थी। सब अपन मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनको तो ये एक कर्ज की तरह लगने लग जाता है। बोलते हैं यार इतना भरोसा टोयोटा की गाड़ी जैसा होता है मैक। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को तो हमने ऐसे हायर किया है। हाँ, भैया आ जाओ। कहीं यूपी गवर्नमेंट ने आपकी पॉलिसी नहीं चुराई? तो ये था ऐसे करिए हायरिंग। उसके बाद तो क्या किया हमने बस इसी पे फोकस किया कि यार जैसे हम तीनों लोग हैं, हम बिलीव करते हैं हमारी टीम भी वैसी बनती जाए। तो एक अखिल ने 5 अखिल बना लिए, उन 5 लोगों ने अपने 5 लोग बना लिए। तो अब तो हमें कम, उन लोगों को ज़्यादा पता है किस तरीके से लोगों को लेके आना। फिर आपके डे टू डे ऑपरेशंस पर्टिकुलरली आप पे कैसे लगते हैं? आप क्या सारे टेक ऐप पे कोडिंग वगैरह पे फोकस करते हो? आप क्या करते हो? फायर फाइटिंग करते हो ज़्यादा? स्ट्रैटेजी, फायर फाइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, दैट इज द मोस्ट ऑफ द। रियल एस्टेट मार्केट स्टडी करते हो आप? लाइक आप रियल एस्टेट जर्नल्स वगैरह देखते रहते हो क्या चल रहा है? अब तो हम ही जर्नल हैं। हम रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। नो ब्रोकर की एक अच्छा रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट आती है, सौरभ लिखते हैं वो। तो देखिए जर्नल क्या है, मतलब डेटा से बनेगी ना। डेटा तो इंडिया में हमारे अलावा किसी के पास है ही नहीं। बाकी तो सब लोग अपने जो मन में गट में आ रहा है, जो लोकल जानते हैं उस तरीके से लिख रहे हैं। ऑब्वियसली उनके पास भी नॉलेज है, बट अगर डेटा ड्रिवन आपको कोई नॉलेज चाहिए तो सिर्फ नो ब्रोकर के पास है। उसी पे जाते हैं, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स पे। कोई आपको पर्टिकुलर रियल एस्टेट हॉटस्पॉट्स नजर आए हों जो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे, एक स्टडी आई थी फॉर एग्जांपल बहुत साल पहले, जिसके अंदर ना हमें लगता था कि भाई इंडिया में जो सबसे अमीर नेबरहुड्स हैं वो होगा आपका लुटेंस दिल्ली, आपका अल्टामाउंट रोड। लेकिन पता लगा कि एवरेज मंथली इनकम जो फैमिली की होती है, फैमिली इनकम 33 लाख कुछ पर मंथ फरीदाबाद के सेक्टर 14, 15, 16 ये 17 में थी। तो वो एक अचंभे की बात थी, और हमारे शहर में जितने लोग थे उन्होंने उसको क्लिपिंग काट के लगा ली थी हमें। तो ऐसे वो एक प्राइमरी डेटा था जो शायद और लोगों के पास नहीं था। ऐसे आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं आपके माध्यम से जहाँ पे आपको सरप्राइज करी हैं रियल एस्टेट के बारे में इनसाइट्स? हमने 2017-18 के आसपास होगा, तो ये जो आउटर रिंग रोड है ना बेलंदूर वाली, जहाँ पे अभी आपने देखा होगा खूब भयानक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ। मैं सन 2008 में इसी रोड पे प्रेस्टीज टेक पार्क करके है। तो बेलंदूर सिग्नल से अगले 6 किलोमीटर तक कोई टेक पार्क नहीं था, एक आधा टेक पार्क था, वहाँ पे काम करता था। ठीक है, फिर जब हम नो ब्रोकर स्टार्ट किया, कंपनीज यहाँ पे आने लगी, तो हमें डेटा दिखने लगा कि यार लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सर्च कर रहे हैं घरों को। तो हमको लगता था कि ये जो रोड है परपेंडिकुलर, ये आउटर रिंग रोड है, ये सरजापुर रोड है, इस पर ग्रोथ आएगी। अब आज ये देखो, ये जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई नहीं आता था सन 2015 के अंदर। इट वाज लाइक बाहर, यहाँ पे कौन लेगा, सब लोग घर उधर लेते थे। आज इस बिल्डिंग से डाउन 10 किलोमीटर तक you'll find just apartments and societies and new office buildings which are coming. तो ये ट्रेंड्स दिख जाते हैं। ये ट्रेंड्स इस तरीके से दिख जाते हैं कि जो नए लोग हैं वो कहाँ रहना चाह रहे हैं, अपने ऑफिस के पास रहना चाह रहे हैं, कहाँ पे नए ऑफिसेज आ रहे हैं, वो सब सर्चेज हमें पता लग जाती है कि यार विप्रो ने नया कैंपस चालू किया अपना। सडनली उस एरिया में आपको हॉटस्पॉट दिखेगा कि वहाँ पे सर्चेज बढ़ गए। डेवलपर भी यही देखते हैं, फुटफॉल देखते हैं, उस हिसाब से वो लोग अपने कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। और मेट्रोज के अंदर ये वाले पैटर्न्स क्या दिखे आपको? सब जगह हैं ऐसे पैटर्न्स, मतलब ऐसे मुझे टॉप ऑफ द माइंड तो नहीं होगा, बट सब जगह ऐसे पैटर्न्स हैं। जैसे आपको दिख जाएगा कि गुड़गांव में कुछ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, बॉम्बे के अंदर आपको पता लग जाएगा। एक चीज़ आपको ये पता लगेगी, जैसे जैसे मेट्रोज बनती जाएंगी तो मेट्रो के आसपास वाली जो लोकेलिटी हैं उसके रेंटल्स बढ़ेंगे, क्योंकि कम्यूट ईजियर हो जाता है लोगों के लिए। तो एक वो वाली इन्फॉर्मेशन हो गई है। कोविड के बाद सडनली 3 BHK की डिमांड बढ़ गई, लोगों की फैमिली बढ़ गई है, लोगों ने बोला वी वांट बेटर लिविंग, अब घर बेटर चाहिए। तो 2 BHK जिसमें एक हस्बैंड वाइफ या 1 या 2 बच्चे रहते थे, वो 3 BHK मूव होने लग गए। जो बैचलर्स थे, जो कहीं पे भी रह रहे थे, वो बोल रहे हैं कि यार 3 बेडरूम में 3 ही लोग रहेंगे हम लोग 6 लोगों की जगह, तो थोड़ा बेटर लाइफ चाहिए है। तो वो वाली एक है जो हमें डिमांड दिखने लग गई है। बाकी कौन सी प्रॉपर्टी लोकेलिटी हॉट है ये तो हमें डेली बेसिस पे पता लग जाता है। प्रॉपर्टी आई 2 घंटे में रेंट आउट हो गई, प्रॉपर्टी आई उस पर 10 मिनट के अंदर 20 जनों ने आके कांटेक्ट कर लिया। प्रॉपर्टी आई, लोग बोल रहे हैं यार ये प्रॉपर्टी हटा दो, ये मैं लेने वाला हूँ। तो वहाँ से पता लग जाता है कौन सी और किस तरीके से रेंट शूटअप कर गए इन प्रॉपर्टीज़ के, वहाँ से मैं आइडिया। ओवरऑल ऐप के ऊपर लोग फर्निश्ड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सेमी फर्निश्ड या अनफर्निश्ड?
मोस्टली सेमी फर्निश ही होता है। थोड़ा अपना फर्नीचर लेके आना चाहिए। सब फर्नीचर लेके, ये भी ना सिटी वाइज डिपेंड करता है। जैसे आप बॉम्बे में देखोगे ना, तो बॉम्बे में थोड़ा फर्निश की तरफ चल जाता है। जगह है नहीं, लोगों ने एसी लगा दिया, पलंग लगा दिया, सब तो फिट करके चले गए। फिर वो इतनी ऊपर होगा, वो फिर उसको निकालेंगे कहाँ से? तो बंदा दूसरे घर में आता है, बोला मेरा घर फर्निश है। बैंगलोर में आपको थोड़ा सेमी फर्निश साइड का मिल जाएगा, दिल्ली में भी थोड़ा सा ये वाला हो जाता है। तो डिपेंड्स ऑन द सिटी ऑल्सो। एंड ओवरऑल अगर आप ये बता पाओ, सबसे ज़्यादा कॉमन किस टाइप की रेंटल चलते हैं आप पे? कॉमन एज इन की अगर सबसे जैसे किसी भी एक मेट्रो को पकड़ लो, आई वांट 1 BHK विद इन द प्राइस रेंज ऑफ 2 BHK विद इन द प्राइस रेंज ऑफ 20 to 40K। हाँ, मतलब 15-18 हज़ार रुपये से लेके 35-40। दैट शोज यू कि जनरली इंडिया के अंदर जो ये इंडिया है, ये भारत है, ये भारत है। इंटरेस्टिंग। तो अब आपके जैसे गूगल से एक वो उनके फंड में फंडिंग आई, अब नेक्स्ट क्या प्लान है एज अ कंपनी भी? तो अभी जब हमने नो ब्रोकर स्टार्ट किया था, सिर्फ हम रेंटल प्लेटफॉर्म थे। फिर लोगों ने बोला यार बाय सेल में हेल्प करो, तो हमने रीसेल चालू किया। हमने बिल्डर प्रॉपर्टी चालू करी। फिर जैसे मैं बता रहा था, होम सर्विसेज अपने आप चालू हो गया बिकॉज ऑफ द डिमांड। तो हमने तो आज तक सिर्फ कस्टमर को ही सुना है। उसमें लोन हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, रेंटल पेमेंट हो गया, नो ब्रोकरहुड हो गया। तो आज अगर देखो, नो ब्रोकर के 4 बिजनेस लाइन है। नो ब्रोकर कोर रियल एस्टेट, नो ब्रोकर होम सर्विसेज, नो ब्रोकर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड नो ब्रोकरहुड विच इज़ आवर सोसाइटी मैनेजमेंट ऐप। अभी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है नो ब्रोकरहुड के ऊपर। तो गूगल का भी जो पैसा आया है और गूगल के साथ भी जो हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसमें विल मेक यूनिक सोल्यूशंस फॉर नो ब्रोकरहुड कि कैसे आपकी लिविंग विद इन योर सोसाइटी कैन बी बेटर। तो उसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। हमने दिल्ली, NCR और हैदराबाद है वो जस्ट बिफोर कोविड लॉन्च करी थी। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो पहला सीज़न आया, इस समय पे लोग सबसे ज़्यादा मूव करते हैं। जब समर्स आने जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, तब जॉब चेंज होती है, स्कूल की वजह से लोग घर चेंज करते हैं। तो अभी पहला सीज़न हमारा हैदराबाद, दिल्ली, NCR का रहेगा, जहाँ पे हम डीपर जाएंगे। एग्जिस्टिंग सिटीज़ में और डीप जा रहे हैं। नई नई सर्विसेज लॉन्च करी है। जैसे हमने AC सर्विस लॉन्च करा है अभी 1-2 महीने पहले। लोग मूव कर रहे हैं। पैकर में जब मूव कर रहे थे, बोलते यार मेरा AC भी तो निकलवा दो किसी को बुला के। फिर AC निकल गया तो बोले यार इसको क्लीन भी करवा देना, सर्विस भी करवा देना। हमारा बंदा जब क्लीनिंग करने जाता था, घर की क्लीनिंग करने, तो बोलता है यार AC भी तो क्लीन करवा दो। तो ये तो इंडियंस की आदत होती है, आए हो तो ये 4 काम और कर जाओ। तो हमें पता लगा यार AC क्लीनिंग इज़ अ बिग बिजनेस। तो हमने वो चालू किया है। तो अभी आइडिया यही है, जिन भी सिटीज़ के अंदर है वहाँ पे और डीप जाएं इन टर्म्स ऑफ कोर रियल एस्टेट पेनिट्रेशन, सर्विसेज। नो ब्रोकरहुड के ऊपर आज हम 25 लाख फ्लैट के अंदर हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको 10 गुना बढ़ाएं जितना जल्दी हो सके, और उसके बाद नई सिटीज़ लॉन्च करें। 6 सिटीज़ के अंदर हैं। 6 सिटीज़ में भी हम देश की सबसे बड़े प्रॉपर्टेक ऐप है इन टर्म्स ऑफ माओ और डाओ जो बोलते हैं, मंथली एक्टिव यूज़र और डेली एक्टिव यूज़र। सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हम लोग क्लोज करते हैं। और अगर आप इंडिया में देखोगे, अब क्या है ना, डीअर्बनाइजेशन हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, तो अब बहुत सारे नए सिटी सेंटर बनेंगे। गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है स्मार्ट सिटीज़ वगैरह के ऊपर। तो आप देख लो जयपुर, इंदौर, वाइजैक, अहमदाबाद, ये सब हो गए। तो हमें लगता है अगले 5-10 सालों के अंदर इंडिया में कम से कम 20-25 बड़ी सिटीज़ होंगी। बड़ी सिटीज़, अच्छी सिटीज़, जो कि अब 7-8 हैं सिर्फ, जो अभी 7-8-10 के आसपास हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो हम एक्सपैंड करेंगे, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि इंडिया की टॉप 50 सिटीज़ के अंदर हमारा बिजनेस होना चाहिए। गुप्ता जी आपसे एक बात पूछूं, आपको वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है? अब तो मैं यार ये तो मेरी बीवी बच्चों से पूछ बोल दूं और फिर उधर से गाली पड़े, मेरी बीवी का कमेंट आ जाए इसके ऊपर। इसलिए कई बार क्या होता है, एक स्टार्टअप में, कंपनी के अंदर 3 लोगों में काम शायद बट के आसान हो जाता होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो हम तीनों में, मतलब हम तीनों की कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं। तीनों अलग अलग काम देखते हैं। देखो, वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे ना, तब वो आपको बोझ लगेगा। हमें तो इतना मज़ा आता है ये करने के अंदर कि आप मुझे बोलो सुबह 6 बजे ऑफिस आ जाओ और अगले दिन सुबह 6 बजे तक भी यहाँ पे बैठे रहो, आपके साथ लोग बैठे हुए काम करें, मैं तो कर सकता हूँ। तो मेरे लिए तो वर्क एंड लाइफ इज़ टुगेदर। बट आई थिंक जो इम्पैक्ट होता है वो हमारी फैमिली को होता है। वो हमने सीखा है लास्ट 3 साल पहले तक हम लोग वीकेंड पे भी काम करते थे। 3-4 साल पहले तक वो हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि यार अब सैटरडे को ऑफिस नहीं आएंगे। बहुत सालों तक हम सैटरडे को ऑफिस आते थे, पूरी टीम को भी बुलाते थे। थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, तो वो चीज़ कर लिया है थोड़ा। हाँ, मतलब कॉमन आदमी जो 9 to 5 वाला जॉब करता है उससे कम टाइम दे पाते हैं घर के अंदर, बट हैप्पीनेस क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा। फैमिली भी अंडरस्टैंड करती है कि यार
दे आर डूइंग समथिंग विच दे लव, और उनको भी मज़ा आता है उस चीज़ के अंदर, तो कर लेते हैं मैनेज। कभी छुट्टी पे चले जाते हैं, हाँ, बट बच्चों के साथ कम टाइम स्पेंड किया है ये तो। बट कोविड में 1.5 साल बच्चों के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड। उस टाइम तो बहुत सब लोगों ने एक दूसरे के बारे में क्या क्या बातें जानी है। तो जोक होता है ना कि मेरा वाईफाई कनेक्शन खत्म हो गया, माँ बाप से मिला, अच्छे लोग हैं। नहीं, लाइट चली गई थी, कल लाइट नहीं आ रही थी, माँ बाप से बात करी, अच्छे लोग हैं। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें, और थैंक यू इतने ओपनली बात करने के लिए, एक बड़े रिलैक्स्ड काम तरीके से बात करने के लिए। और क्योंकि मैं जार्गन नहीं जानता तो आपने मेरे को जार्गन के अंदर वो नहीं करा, आपने मेरे को अच्छी तरह बताया सरल तरीके से। और बाकी लोग फॉलो कर सकते हैं नो ब्रोकर के जितने भी IPs हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, आपको टैग भी कर सकते हैं जैसे मैंने करा था। कर लो, पता नहीं ज्ञान नहीं मिलेगा हमें, तो जो आता है वो आपको बता दिया। अब वी कैन नॉट, इसको हम लोग पॉलिश नहीं कर सकते, पैक नहीं कर सकते, सेम चीज़ को हम 4 अलग तरीके से नहीं बोल सकते। तो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज़ वैल्यूएबल फॉर पीपल। जितना है जो है वो हमने आपको खुली किताब की तरह बताया। जाने से पहले एक जो जेनेरिक ऐसे वो GQ करण जो टाइप का सवाल होता है ना, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अब हम आ गए हैं। तो आप बताइए गुप्ता जी, आपके लिए कोई बड़ी टिप्स आने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए, युवा के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उन्हें? एक ही चीज़ कहता हूँ मैं कि जो चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है बहुत तेज़ी से नीचे आती है। ठीक है, तो जो भी काम करना है ना, इंडिया के अंदर एक तो प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है, हज़ारों ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम लोग सफ़र कर रहे हैं। कोई एक जेन्युइन कस्टमर प्रॉब्लम पकड़ो और उसको सॉल्व करो। अभी क्या है, थोड़ा मिलेनियल्स यंग जो होते हैं ना, उनकी अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, वो जो उनके दिमाग में चल रहा है ना, उन्हें लगता है वही दुनिया की प्रॉब्लम है। तो थोड़ी आर्बिट तरीके के आइडियाज़ भी होते हैं। टेक अ बिगर प्रॉब्लम, सॉल्व इट, गिव टाइम। बहुत टाइम लगता है चीज़ें सॉल्व करने में। रातों रात अगर तुम्हें लगता है कोई चीज़ साल भर में सॉल्व हो जाएगी, तो ये सोचो किसी और ने क्यों नहीं कर दी अभी तक, टाइम लगेगा। जैसे नो ब्रोकर है, नो ब्रोकर के लिए शुरू के 4 साल तो लोगों ने बिलीव ही नहीं किया कि किया जा सकता है, कोई नहीं बिलीव नहीं किया। और जब हमने किया तो अब हमें पता है कि यार कितना हार्डवर्क गया है उस चीज़ के अंदर, और बहुत मज़ा आता है जब लोगों को गलत प्रूफ किया है उस चीज़ के अंदर। तो अच्छी चीज़ों में समय लगता है। जैसे खाना भी बनाते हैं तो बोलते हैं ना यार धीमी आंच पे बनाओ तो खाना अच्छा बनता है। तो अच्छी चीज़ों में समय लगेगा। गिव टाइम, एन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग, और पैसे के पीछे नहीं भागना। सक्सेस अपने आप आ जाएगी अगर अच्छा काम कर रहे होंगे तो। ऑसम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये था दोस्त कास्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।